TYBA हिंदी जनरल। बच्चों, पिछले साल जनरल के पेपर में हमने प्रथम सत्र में कुछ कहानियों का, कुछ कविताओं का अध्ययन किया था और इस साल TYBA में जनरल के पेपर में G3 के पेपर में हिंदी सामान्य पेपर में हमें कहानियों का अध्ययन नहीं करना है, हमें कविताओं का अध्ययन नहीं करना है। तो इस साल आप लोगों के पाठ्यक्रम में जनरल के पेपर में आत्मकथांश का अध्ययन हमें करना है। यह जो किताब है ये सृजन, संदर्भ और मैं, ये आत्मकथा की किताब है और इस किताब में कुल 8 आत्मकथांश का अध्ययन हमें करना है और कुछ व्याकरण का थोड़ा सा हिस्सा है। बच्चों, ये 8 आत्मकथांश का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व ये आत्मकथा क्या होती है, इसके संदर्भ में हमें जानना आवश्यक है। और मैं भी मानता हूं कि ये जो विधा है आत्मकथांश, ये क्या है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं, यह आत्मकथा कौन लिखते हैं, किसकी होती है, क्यों लिखते हैं, इसका अध्ययन हमारे लिए क्यों है, ये सारी बातों पर हमें आज चर्चा करनी है। मेरा पढ़ाने का एक तरीका है बच्चों कि जो भी कुछ पढ़ाना है आप लोगों को, जो भी कुछ देना है आप लोगों को, या जो भी कुछ टॉपिक आप लोगों को समझाना है, तो उसके मूल में, उसकी जड़ में हमें जाना है। तो हम उस विधा का, उस टॉपिक का बहुत गहराई में अध्ययन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बच्चों, ये आत्मकथा शब्द का अर्थ आत्म यानी स्वयं, और कथा शब्द का अर्थ है किस्सा, कहानी, गोष्ठ। आत्म कथा सरल अर्थ उसका यह है, आत्मकथा यानी स्वयं की कथा, स्वयं की कहानी, स्वयं की स्टोरी। वास्तव में बच्चों, आत्मकथा के अंतर्गत वैयक्तिक जीवन पर फोकस होता है, मनुष्य के प्राइवेट लाइफ पर फोकस किया जाता है, क्योंकि उसमें जो आत्मकथा लिखता है उसकी स्वयं की वो कहानी होती है, उसके जीवन में घटित जो घटना है, जन्म से लेकर एक सफलता की सीढ़ी, यश जहां प्राप्त कर लेता है। आत्मकथाकार अपने जन्म से लेकर एक किसी न किसी क्षेत्र में वह एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, एक मंजिल प्राप्त कर लेता है, यश हासिल कर लेता है, यश संपादित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। वहां तक का उसका जो जीवन प्रवास होता है, प्राइवेट लाइफ होती है, अनेक घटनाएं उसके जीवन में घटित हो जाती है, उसका विवरण, उसका वर्णन आत्मकथा में होता है। बच्चों, आत्मकथा इस शब्द से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो लेखक होता है, आत्मकथाकार होता है, आत्मकथा लिखने वाला जो होता है, उसके अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है, वो प्राइवेट वर्णन होता है, उसके जीवन अनुभवों का वर्णन होता है, वो सारे अनुभव वह अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है
कि ये आत्मकथाकार, ये लेखक अपने जीवन की आत्मकथा लिखते हैं, अपने स्वयं के जीवन की आत्मकथा लिखते हैं, स्वयं की आत्मकथा लिखते हैं, तो उस समय 100% वो सारी घटना उनका वर्णन करता है, ऐसी बात नहीं है। वह लेखक, वह आत्मकथाकार अपने जीवन में घटित संपूर्ण 100% घटना उनका वर्णन करता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो छूट भी जाती हैं, उसे जितनी याद आती है, याद रहती है, वह सारी घटनाओं का वर्णन वह अपने आत्मकथा में करता है। परंतु कुछ ऐसी घटना है, मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैंने पीएचडी का जो अध्ययन किया, उस पीएचडी का अध्ययन, उस पीएचडी का विषय, मेरा विषय जो था वह आत्मकथा थी। यानी आत्मकथा क्या है उसके बारे में मैं बहुत बारीक बातें मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने 5 साल तक अध्ययन किया। बच्चों, आत्मकथाकार कभी कभी कुछ ऐसी बातें हैं उसके जीवन में, कुछ छुपाने की भी कोशिश करता है। कुछ ऐसी घटना मनुष्य के जीवन में घटित हो जाती है कि वह लोगों के सामने स्पष्ट नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बातें होती है, क्योंकि आत्मकथा का एक नियम है बच्चों कि लेखक यानी आत्मकथाकार स्वयं आत्मकथा में नंगा हो जाए, परंतु दूसरों को, औरों को नंगा करने का अधिकार उसे बिल्कुल नहीं है। जिस समय आत्मकथाकार अपना स्वयं का जीवन उसमें चित्रित करता है, उस समय केवल स्वयं का जीवन चित्रित नहीं होता, जन्म से लेकर उसके एक यश जहां तक संपादित किया है, उसने प्राप्त किया है, वहां तक के उसके जीवन प्रवास में जितनी भी अच्छी बुरी, सुख दुख, सारी घटनाएं, संकट हो, सुख की हो, दुख की हो, सारी घटनाओं का वर्णन वह उस आत्मकथा में करता है। परंतु केवल वह केंद्र में नहीं रहता। उसका परिवार हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी बीवी हो सकती है, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके भाई हो सकते हैं, उसके भाई बंद हो सकते हैं, उसका समाज हो सकता है, उसके जाति पाति के लोग हो सकते हैं। यानी हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उस समय की, उसका भी वर्णन आत्मकथाकार अपनी आत्मकथा में करता है। परंतु एक बात निश्चित है कि उस आत्मकथा का हीरो जो होता है वह स्वयं लेखक होता है। उसके व्यक्तित्व का चित्रण होता है, उसके व्यक्तित्व के बनते और बिगड़ने की कथा आत्मकथा है। परंतु बच्चों, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मैंने जो 10-12 आत्मकथाओं पर पीएचडी का काम किया, उनमें से जो कुछ ऐसे लेखक थे बच्चों, मराठी के लेखक थे जिनकी आत्मकथाओं का अध्ययन मैंने किया है। मैं एक उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं। अपना जो एक तहसील है, अकोले तहसील, अकोले तहसील में धामन गांव एक छोटा सा गांव है, अकोले तहसील में है। और उस धामन गांव में जन्म लेने वाला एक दलित हिंदी कवि दया पवार, उसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, दगड़ू पवार या दया पवार। दया पवार जी ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी है, मराठी भाषा में है, उसका नाम है बलूत। बच्चों, यह दलित जाति में पैदा हुआ दया पवार, उसने अपने जीवन में जो दर दर की ठोकरें खाई, जो संघर्ष किया, उसका बाल्यकाल, उसका तारुण्य, उसकी शिक्षा व्यवस्था, ये सब उसका मुंबई में जाना, फिर उसका विवाह, फिर उसकी लड़की पैदा हुई, फिर पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी पत्नी के साथ विवाह किया, ये जो उसने मुंबई में रहकर संघर्ष किया, गांव में रहकर संघर्ष किया, उसकी जीवंत गाथा उसने उस बलूत इस आत्मकथात्मक उपन्यास में लिखी है। ये सारी घटना लिखी है। परंतु कभी कभी मुझे उस बलूत का अध्ययन करते समय कुछ ऐसी बातें थी, मुझे ऐसा लगता था कि अरे इसमें कुछ ऐसी भी बातें होगी जो नहीं आ गई हैं। ऐसा हो सकता है बच्चों, कई ऐसी प्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं
महात्मा गांधी जी की भी आत्मकथा है। और आप लोगों को और एक अभी अभी जो राजनीति में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हैं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। ये आत्मकथा लोग क्यों लिखते हैं, उसका उपयोग क्या है बच्चों? और एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों से मैं। बच्चों, आदमी को एक आदत होती है, या आदमी का आदत भी छोड़ दो, आदमी का एक स्वभाव होता है कि अपनी स्वयं की कहानी दूसरों के सामने व्यक्त करना, स्वयं का किस्सा दूसरों के सामने व्यक्त करना। जब देहात हो, गांव हो, शहर हो, 4-5 महिलाएं एक साथ बैठ जाती है तो गपशप लगाती है, तो वो अपने जीवन के बारे में, पिछले जीवन में जो घटित हुआ वह कहानी बताने की कोशिश करती है। कोई पुरुष गपशप लगाकर बैठे हुए हैं, वे भी अपने जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो जाती है, वो अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, वह सारी घटनाएं लोगों के सामने व्यक्त करता रहता है। मनुष्य को यह एक मन की इच्छा होती है कि वह अपनी कहानी दूसरों के सामने व्यक्त करे, लेकिन वह कहानी व्यक्त करते समय ऐसा लगता है कि उसका जो मन है वो खुला हो जाता है, वो खुला हो जाता है और उसे अपने मन को सुकून लगता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है कि उसने अपनी कहानी दूसरों के सामने व्यक्त की। जैसे कि देखो, ऐसा कहा जाता है कि अपने मन में जो भी कुछ दुख हो या अपने मन में कुछ क्रोध हो तो वह बाहर आना चाहिए, उसी को व्यक्त करना चाहिए। जिस समय हम अपना दुख दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो हमारा मन खुला खुला हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। बच्चों, यह आत्मकथा का उपयोग क्या है? बच्चों, आत्मकथा का उपयोग यही है कि जिसकी आत्मकथा हम पढ़ते हैं, उसका जो जीवन संघर्ष हम पढ़ते हैं, उसने किस तरह से यश प्राप्त किया है, किस तरह से संघर्ष किया है, किस तरह संकटों का सामना किया है, किस तरह से उसे मार्गदर्शन मिल गया है। यानी मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूं कि आत्मकथा आने वाली पीढ़ी के लिए एक मैल का पत्थर साबित होती है, एक प्रेरणा होती है। यह आत्मकथा का स्वरूप है। बच्चों, आत्मकथा जब लिखी जाती है तो आत्मकथा लिखते समय आत्मकथाकार को 5 तत्वों से गुजरना पड़ता है। आत्मकथा के 5 तत्व होते हैं। तो ये 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला तत्व होता है वर्ण विषय। वर्ण विषय का अर्थ क्या है कि आत्मकथाकार अपनी आत्मकथा में अपने स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, उसी को वर्ण विषय कहा जाता है। यानी उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उसका जन्म होगा, उसका बाल्यकाल होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा होगी, उसकी नौकरी होगी, उसका व्यवसाय होगा, उसकी शादी होगी, उसका पारिवारिक जीवन, उसका जीवन संघर्ष, इन सभी का वर्णन वह अपनी आत्मकथा में करता है। यानी जीवन में अच्छे और बुरे सारी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का चित्रण जब वह करता है तो उसी को वर्ण विषय कहा जाता है। परंतु एक बात है बच्चों, आत्मकथा में वर्ण विषय जो होता है वह संक्षिप्त हो जाए तो और भी पढ़ने के लिए मजा आ जाता है। क्योंकि आज के व्यस्तपूर्ण जीवन में, आज का आधुनिक मानव जो है, कंप्यूटर के युग में जीने वाला जो मानव है, मोबाइल के युग में जीने वाला जो मानव है, नेटवर्क के युग में जीने वाला जो मानव है, बच्चों आज का मानव केवल दौड़ रहा है, उसका जीवन व्यस्त है, किसी को रुकने के लिए समय नहीं है, किसी को रुकने के लिए समय नहीं है बच्चों आज। तो उस व्यस्त जीवन में मनुष्य किसी की आत्मकथा पढ़ता है तो उसमें रोचकता आ जाए, उसमें स्पष्टता आ जाए, उसमें सत्यता आ जाए, वह स्वाभाविक हो जाए, वह यथार्थ हो जाए, संक्षिप्त हो जाए, तो वह आत्मकथा
आत्मकथा पढ़ने के लिए और भी मजा आ जाता है। आत्मकथा की दूसरी विशेषता है, दूसरा तत्व है बच्चों, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण यानी आत्मकथा में अनेक पात्र होते हैं, परंतु मेन पात्र जो होता है, जो प्रमुख पात्र जो होता है, वह स्वयं लेखक आत्मकथाकार होता है। वह नायक कहा जाता है। उसी के साथ साथ उसका परिवार भी होता है, उस परिवार के लोग भी होते हैं, उसके जीवन में आने वाले कई अन्य भी लोग हो सकते हैं, समाज भी हो सकता है। उसके जीवन में आने वाले अनेक जो लोग हैं, उसका वर्णन, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसके चरित्र का चित्रण आत्मकथा में किया जाता है। तीसरा तत्व है देश काल वातावरण। आत्मकथाकार अपनी जीवन की कहानी जो है वो लोगों को समझा रहा है कि उसका कब, कैसे, कहां और क्यों आदि संबंध है उसे, यानी उसका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, उसकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई, कब हुई, उसकी नौकरी, उसका व्यवसाय कहां हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, पूना में हुआ, अकोले में हुआ, संगमनेर में हुआ, कहां हुआ, उसने जो संघर्ष किया अपने जीवन में वह कहां कहां कहां, देश के किस कोने में, इसी का वर्णन जो होता है वह देश काल वर्णन होता है। तीसरा तत्व है बच्चों शैली। आत्मकथा जो लिखी जाती है साधारणतः आत्मकथा वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, क्योंकि उसमें जीवन का वर्णन होता है, परंतु वह जीवन का वर्णन करते समय उसमें रोचकता आ जाए तो बहुत ही पढ़ने के लिए मजा आ जाता है। यानी लेखक क्या करता है, अपनी जो भावना है उन भावनाओं को व्यक्त करता है, किसी न किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, फिर वो मराठी भाषा होगी, हिंदी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा होगी, संस्कृत भाषा होगी, परंतु कौन सी भी भाषा में आत्मकथा लिखी जाए, क्योंकि वह लेखक उसकी मातृभाषा, वो कौन सी भाषा में शिक्षा लेता है उसी भाषा में वह आत्मकथा लिखता है। परंतु एक बात है, किसी भी भाषा में लिखे वो आत्मकथा, परंतु वह आत्मकथा की भाषा जो है वह सरल, स्पष्ट और पारदर्शी हो तो आत्मकथा बहुत सुंदर बन जाती है। और अंतिम तत्व है उद्देश्य। बच्चों, आत्मकथा लेखक का उद्देश्य कुछ ना कुछ होता है। आत्मकथा टाइम पास के लिए नहीं लिखी जाती, क्योंकि जो भी कुछ आत्मकथा लिखता है उसकी एक ऐसी उम्र हो जाती है, वहां उस वक्त वह आत्मकथा लिखता है। आत्मकथा ये टाइम पास का काम नहीं है। लेखक के सामने, आत्मकथाकार के सामने कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो वो कौन सा उद्देश्य हो सकता है? उसका उद्देश्य जो होता है, लेखक अपने जीवन अनुभवों को दूसरों के सामने रखना चाहता है, अन्य लोग उसके जीवन अनुभवों का लाभ उठाए। मैंने आप लोगों से उदाहरण बता दिया, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का आत्मकथन है, आत्मकथा है। तो यह आने वाली पीढ़ी, राजनीति में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वह आत्मकथा पढ़कर उनके जो जीवन अनुभव है उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने की कोशिश कर लेंगे, उसी की तरह बर्ताव करने की कोशिश कर लेंगे। इसीलिए आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, आत्मकथा में और भी एक उद्देश्य ऐसा होता है कि जिस लेखक ने, जिस आत्मकथाकार ने अपने जीवन में जो भी कुछ संकटों का सामना किया, दर दर भटकता रहा होगा, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत संकटों का सामना किया होगा, वो सारे अनुभव आत्मकथा में व्यक्त होते हैं। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो पीढ़ियां है, उनको इस तरह का जीवन व्यापन नहीं होना चाहिए, उनका जीवन व्यापन नहीं होना चाहिए, उनका जीवन सरल होना चाहिए। इसलिए आत्मकथा लिखने का उद्देश्य होता है। बच्चों, ये आत्मकथा जो विधा है उसके बारे में, उसका स्वरूप, उसकी व्याख्या और उसके 5 तत्वों का
अध्ययन हमने यहाँ किया है। इसके नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे।